खास खबरें देखने आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। हल्द्वानी में विजिलेंस कार्यालय में एडीजी विजिलेंस वी मुरुगेशन ने हल्द्वानी कार्यालय में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान 4 अभियोग एवं 4 खुली जांचों पर विस्तृत चर्चा हुई। 2 प्रकरणों में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में भेजे गए। इस दौरान एडीजी ने बताया कि 1064 पर आई 124 शिकायतों की जांच कर 6 प्रकरणों में ट्रैप की कार्रवाई की गई। इनमें कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 2 राजपत्रित अधिकारी और 6 कर्मचारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त न्यायालय से 25 मामलों की त्वरित पैरवी के निर्देश भी जारी हुए। सतर्कता विभाग ने समय समय पर 72,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया। विभाग ने जनता से अपील की है कि किसी भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत के लिए 24/7 टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है, हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गए हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर में आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कमी कहाँ रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई हो नहीं पाता। बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को निपटाने में। जब आप कंप्लेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, तब जाके हम आगे अच्छे कार्रवाई कर सकेंगे। तो करीब दर्जन मैटर है हमारे यहाँ पे सेक्टर हल्द्वानी में पेंडिंग है, उसको हमने रिव्यू कर रहे हैं और उनका आईओएस का यही निर्देश है कि भाई उसको जल्द से जल्द, टाइम फ्रेम हमारा हो रखे हैं, उस हिसाब से जल्द हमारे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है कंप्लीट करें और जो भ्रष्टाचारियों के संबंध में सूचना कलेक्ट करें और उसको हमें आगे वैधानिक कार्रवाई करने में सक्षम हो जाए। पौड़ी जनपद के तलसारी गांव निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा बीते गुरुवार को अपने वाहन में गोली मारकर आत्महत्या करने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज मृतक का अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन परिजनों ने अंत्येष्टि करने से इनकार कर दिया। इसी बीच भारी तादाद में पुलिस बल श्रीनगर की सड़कों में तैनात नजर आया। पुलिस और परिजनों की झड़प भी इस बीच देखी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे आरोपी हिमांशु चमोली को फांसी की सजा दी जाए, जितेंद्र सिंह से लिए गए सभी पैसे परिवार को वापस लौटाए जाएं, आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं मृतक के भाई नरेंद्र व पिता का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय का भरोसा नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के मामले में ऐसा ही हुआ था। कहा कि जब तक कि उन्हें लिखित में और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन नहीं मिलता तब तक वे अपने भाई के शव की अंत्येष्टि नहीं करेंगे। और हमारी एक सिंपल सी मांग है पुलिस प्रशासन से कि हिमांशु चमोली पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी एक सिंपल सी मांग है जिसकी वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा, वो भी अंदर जाए। दूसरी बात, मौत के बदले मौत, उसे भी फांसी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से और पूरी सरकार से, उत्तराखंड सरकार से। पुलिस प्रशासन हमें ये दिलासा दे रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारी सिंपल सी मांग थी कि यहाँ पे डीएम को भी बुलाया जाए, हमें डीएम भी लिखित में दे। एसडीएम मैम तो हमें लिखित में दे रहे कि हम उस पर ये करेंगे वो करेंगे, हमें इस पर भरोसा नहीं। हमें यहाँ पे डीएम साहब भी चाहिए और दूसरी बात, हमें सीएम धामी से बात करवाई जाए कॉन्फ्रेंसिंग पे, वो हमें दिलासा देंगे कि आपको न्याय मिलेगा हर एक चीज़ का। हम तब ये प्रदर्शन खत्म करेंगे। हमने अपनी भाई की बॉडी रखी हुई है सर रोड पे, हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे चाहे बॉडी सड़ जाए या कुछ भी हो जाए। हम अंतिम संस्कार कर देंगे जैसे बहन अंकिता के साथ हुआ था, वही चीज़ें हमारे साथ दोहराई जाएंगी। फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं मेरे पापा, आज सारी जनता मेरे साथ खड़ी है। मैं अंतिम संस्कार करता हूँ, कल से मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा और मैं परेशान धक्के खाता रहूँगा, कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला होगा। बिल्कुल हमें एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए जो मेरे भाई के साथ किया गया है, जो मेरे भाई के साथ हुआ है। आज मेरी 32 साल के बेटे की मृत्यु हुई है जो कि हिमांशु चमोली के कारण हुई है। हिमांशु चमोली उसे टॉर्चर किया, उसके पैसे खाए, बाद में उसको बोल दिया कि तेरे कौन से पैसे दिए हैं, जबकि मुझे मालूम है कि इसको 35 लाख रुपए कैश दे रखी हैं, 13 लाख की मर्सिडीज कार दे रखी है, 8 लाख के 4 फोन दे रखे हैं, 8 लाख इसके उसमें ऑफिस में लगाए गए हैं। क्या भाई बंधुओं, ये मैंने ऐसे हड़प करता है, ये इसने बहुत सारे लोगों से ऐसे टॉर्चर करके उनकी मृत्यु कराई है। जब हिमांशु चमोली घर आए थे क्या कुछ बात हुई थी उनकी आपसे? इसकी चमोली क्या से
कितने ये भाई सब आए थे? मेरे बेटे ने मेरे को सब बताई, ये बताई है। और जो वीडियो वायरल किया है उसमें पूरा ब्यौरा है मेरे प्यारे भाई बंधुओं। उसमें 1,72,000 लोगों ने वो वीडियो वायरल देखा है, ताकि वो सपोर्ट सबको है। भाई मुझे ये विश्वास है कि श्रीनगर थाने में जो मेरे लड़का का मोबाइल है उससे कोई भी बड़ी चीज़ें डिलीट ना कर दी जाए। मुझे प्रशासन से केवल एसडीएम साहब ने ये दिया है लिख के कि आपके कानूनी तौर से आपकी वो की जाएगी, सेवा कर दी जाएगी और रक्षा कर दी जाएगी, और जो पैसा है वो कानूनी तौर से दिया जाएगा, और हिमांशु चमोली को कड़ी से कड़ी सजा होगी। देखो मैं संतुष्ट हूँ उनके उससे कार्य से, अगर वो कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सारी जनता धरना रखेगी। और उस दिन मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि उस दिन आपकी पुलिस पहुंचा नहीं आएगी। अब इसके बाद हम अंत्येष्टि करेंगे बेटे की। मेरे प्यारे बाबा मैं आप ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि लड़का मेरा गया, आपका भाई है वो, उसने भी बहुत कुछ किया यहाँ के लिए। उत्तरकाशी के सियान चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने के प्रयास निरंतर जारी हैं। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां जुटी हैं। पिछले 1 घंटे में झील के जलस्तर में लगभग 2 फुट तक कमी आई है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को सियाना चट्टी में बनी झील से जल निकासी के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चैनलाइजेशन करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सियाना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है, जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे घट गार्ड दिख रहा है, ये घट गार्ड में बार बार स्लाइड होने की वजह से, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थाई जो बन गई है, इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पर काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था, सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं, और अभी हम लोग मौके पे हैं और नज़र रख रहे हैं। ऑक्सफोर्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ने हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्री गंगा सभा को हर की पौड़ी हरिद्वार में 1916 से लगातार हो रही ऐतिहासिक गंगा आरती को लेकर सम्मानित किया है। विधिवत रूप से ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा आरती का नाम दर्ज हो गया है। ये श्री गंगा सभा और हरिद्वार वासियों के लिए और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर की पौड़ी हरिद्वार में ब्रह्मा कुंड परिसर में स्थित गंगा सभा के मुख्य कार्यालय में ऑक्सफोर्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के भारत में प्रतिनिधि और संरक्षक पंडित सुरेश मिश्रा ने एक आयोजन में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम और श्री गंगा सभा के महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ तथा अन्य पदाधिकारियों को यह सम्मान प्रदान किया। श्री गंगा सभा को इस अवसर पर प्रमाण पत्र भेंट किया गया। पंडित सुरेश मिश्रा हूँ, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ऑथेंटिक रूप से मैं आपके बीच में आया हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बनाई हुई संस्था श्री गंगा सभा लगातार अनवरत गंगा आरती का आयोजन पिछले 109 वर्षों से लगातार करती आ रही है, और ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है कि किसी भी संस्था के माध्यम से लगातार अनवरत गंगा माई की आरती एक समय पर, निर्धारित समय पर होती है, और कोरोना काल में भी इस आरती का आयोजन लगातार हुआ। यह विश्व स्तरीय एक घटनाक्रम है जिसको कि ऑथेंटिक रूप से ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि वैश्विक पहचान हमारी गंगा आरती को मिले। शुक्रवार को नारसन ब्लॉक परिसर में राज्य मंत्री देशराज करणवाल ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सहित ब्लॉक के अधिकारियों और आम जनता के साथ बैठक की और सभी मामलों को लेकर उचित समाधान करने की बात कही। राज्य मंत्री ने कहा कि जब तक उनके पास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है तब तक वे इसी तरह सभी विभागों में जाकर वहां की समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। वहीं नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंदर चौधरी ने भी ब्लॉक से संबंधित प्रत्येक समस्या का ईमानदारी से निवारण करने की बात कही।
ये चौथी बैठक थी मेरी। पहली बैठक मेरी भगवानपुर में, दूसरी रुड़की में, तीसरी बहादुराबाद में और चौथी बैठक आज ये नारसन ब्लॉक की थी। जो विधानसभा झबरेड़ा के अंतर्गत गांव इसमें आ रहे थे, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आए थे और ये कामकाजी बैठक थी। इसमें कार्य योजना बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और हर गांव में, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हमने 3 विधानसभा ली है, झबरेड़ा, भगवानपुर और जवालापुर। क्योंकि ये रिजर्व विधानसभा है, इसमें अनुसूचित समाज की संख्या ज़्यादा है और समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर वो अनुसूचित समाज से संबंधित है। तो फर्स्ट फेज़ में ली है। उसके बाद पूरे ज़िले में जो एससीपी के गांव हैं सब में हम बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार का लाभ जाए, तो हम हर गांव में लगा करके हर गरीब के घर घर तक सरकार को पहुंचाएंगे। हमारे ब्लॉक के द्वारा जो ब्लॉक प्रमुख हैं उसके माध्यम से जो विकास कार्य हैं वो त्वरित गति से चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही चलते रहेंगे। जो समस्याएं हैं, समस्याएं समाज में हमेशा रहती हैं। सब समस्याओं का निदान, जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है, आज मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई उनका समाधान, अगर ब्लॉक के स्तर की जो समस्या है उनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और जो समस्याएं ऐसी हैं कि उनका हमारे स्तर से, ब्लॉक के स्तर से ऊपर की हैं तो जिले पर भेज दी जाए, लेकिन सब समस्याओं का समाधान होगा। विकासनगर उप जिला चिकित्सालय में दिल्ली से आए एक युवक में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिसको देखते हुए उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर के द्वारा उसको उसके घर पर ही आइसोलेट किया गया। उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रदीप के द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों की जांच की जा रही है और उनके लिए पूरी व्यवस्था भी चिकित्सालय में की गई है। डेंगू के मरीज का इलाज चल रहा है, वो घर पे आइसोलेटेड है और उनका सर्वे किया जा रहा है, उनसे संपर्क में वो फिट है। अभी दिल्ली से आया था पेशेंट 5 दिन पहले, तो 5 दिन से बुखार था यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली से यहाँ वो अपने घर आए थे मुझेवाला। वो क्योंकि पेशेंट फिट है, उनके ब्लड की मॉनिटरिंग, प्लेटलेट की मॉनिटरिंग रेगुलर चल रही है, फिजिशियन हमारे देख रहे हैं उनको और फ़ोन पे उनसे संपर्क में है, वो फिट है और उनको आइसोलेट किया गया है घर पर। सर, अस्पताल में क्या व्यवस्था रहेगी? अस्पताल में हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, तो जो पेशेंट को जरूरी होगा, जिसमें मतलब थोड़ा सीरियस होगा, उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती। हमने आइसोलेशन वार्ड, हमने बेड्स चिन्हित कर रखे हैं जो डेंगू के लिए स्पेसिफिक मतलब रखे गए हैं और फिर उनको उस हिसाब से वो किया गया। बाजपुर के एक निजी स्कूल को स्कूली छात्र ने बम से उड़ाने की झूठी धमकी दे डाली। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस टीम हरकत में आई और स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने चप्पे चप्पे पर छानबीन की, लेकिन किसी तरह का कोई खतरा नहीं मिला। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया, जहां अभिभावक भारी संख्या में स्कूल में पहुंच गए और कुछ अभिभावक बच्चों को अपने साथ ले गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने धमकी देने वाले छात्रों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव इंद्रप्रीत बरार ने बताया कि परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण स्कूल की छुट्टी करवाने के लिए छात्र ने योजना बनाई थी, जिसके पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी, तो हमें पता लगा कि एक हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं, तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे और पेरेंट्स सुबह से घबराए हुए हैं, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और ऐसा बॉम्ब थ्रेट, क्योंकि सुबह 6 बजे बॉम्ब स्क्वाड भी आया था पूरा स्कूल की, उन्होंने भी डॉग स्क्वाड के साथ पूरा चेकिंग करी थी। अब जो है इसमें हमने क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, तो हमने इसकी तहरीर यहाँ पे थाने में दी है कि बच्चे का हमें पता लग गया है, तो हम जो है वो बच्चे को अब स्कूल में तो रखेंगे नहीं,
तो उसके खिलाफ हमने यहाँ पे थाने में तहरीर दी। ये कल 21 तारीख को रात करीब 11:15 बजे श्री हरमिंदर बरार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो कालाडूंगी रोड बाजपुर में स्थित है, उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था। इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहाँ से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पे स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं, बाकी हो सकता है। हैदराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर की गई लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन क्रांति व भीम आर्मी सहित कई संगठनों से जुड़े किसानों ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान संगठनों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा। इस दौरान गुस्साए किसानों ने कहा कि जिस तरह सरकार के इशारों पर किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई है उसकी वे घोर निंदा करते हैं, इसका अंजाम सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उन पुलिस कर्मियों पर सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा एक बड़े आंदोलन को तैयार रहे। कदम कुछ नहीं, इनकी गोली होगी, हमारा सिन्ना होगा। कदम तो ये है, सरकार अगर मारना चाह रही है तो मरेंगे भी हम। इस सरकार अगर किसकी चलेगी बताओ? हथियार ही नहीं पा, गोली नहीं पा, लठी नहीं पा, जबरदस्ती नहीं पा, उठा लो ये ठा लो ये, कहीं वोट नहीं गिरने दे रहे, कहीं पर्चा नहीं भरने दे रहे, जबरदस्ती चल रही। जबरदस्ती के सामने हम ना तो किसी को तू कह सकते ना मैं कह सकते। आंदोलन करना हमारा काम है, संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष हम करेंगे, उसके लिए लड़ झेलने पड़ो चाहे गोली खाड़ी पड़ो। मुकदमे इन्होंने 50 लगा दिए, 50 और लगा दूँ, हमारे बड़ों पर भी लगे, जिसने भी आंदोलन किया उस पर मुकदमे लगे, चाहे झूठे लगे, सच्चा तो एक भी नहीं लगता। और हम वो लोग तो है नहीं जो चमचागिरी करेंगे किसी की। चमचागिरी हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमारे किसानों पर जो किस तरह कल लाठियाँ बजी, एक एक लाठी का हिसाब होगा, अब नहीं होगा, चुनाव में होगा, एक एक लाठी का हिसाब होगा। और जो दोषी वहाँ पे अधिकारी थे उनके खिलाफ या तो सरकार कार्रवाई कर ले, वरना एक बड़े आंदोलन को रोकने की तैयारी कर ले, अपनी फोर्स लगा लो। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन उन्होंने दिया संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जो किसानों को कल टिकैत यूनियन थी जो उन पर जब लाठीचार्ज हुई है उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को और ये भी बताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी और उनके साथ में उनकी सुनवाई नहीं होगी तो हम संयुक्त मोर्चा उनके समर्थन में जाएगा और पूरे दल बल के साथ में वहाँ पर हम भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अन्य मांगे भी हैं, स्मार्ट मीटर के विरोध में हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनको भी 15 साल में तब्दील कर दिया है ना, तो कुछ अन्य 10 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने एसडीएम साहब को दिया है। ये जिस प्रकार से कल का घटनाक्रम है बेहद निंदनीय और बेहद रोषपूर्ण है। इस प्रकार की घटना दुर्दांत अपराध के दायरे में आती है और सरकार को विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के ऊपर ये आत्मघाती हमला न करते हुए किसी भी नेतृत्वकर्ता को सरकार को भेज करके इसका निस्तारण कराना चाहिए था, क्योंकि आगामी और भविष्य की चिंताओं को लेकर के वो लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में देहरादून की ओर जा रहे थे और जैसे उनको रोक करके बदतमीजी और अभद्रता की गई है, ये बेहद निंदनीय है। और आज संयुक्त मोर्चा की प्रेस वार्ता और एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस पर सरकार द्वारा तत्काल संज्ञान अगर नहीं लिया जाता है तो एक चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी करके एक संवैधानिक और सुसंगत आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति का जो ग्रुप है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने 8 सूत्रीय मांग इसमें रखी हैं। इनकी अलग अलग मांग है, कुछ बिजली से संबंधित है, कुछ फसल क्षति से संबंधित है, कुछ ट्रैक्टर को जो आरसी है वो 15 साल से अधिक की मांग की गई है। तो ये सभी संबंधित जो मांग की गई है उसमें इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जो हमारी तरफ से अपने उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जनकवि, साहित्यकार, आंदोलनकारी स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पत्रकार प्रेस क्लब बागेश्वर के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजन की गई, जिसमें पत्रकारों सहित अन्य गणमान्य लोगों ने जन कवि और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिसर में स्थित गिरदा वाटिका में संयुक्त रूप से पौधारोपण भी किया गया। उत्तराखंड के
कालजयी जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरधा जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकार प्रेस क्लब समिति बागेश्वर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और गिरधा की स्मृति में विभिन्न शोभादार, छायादार और फलदार पौधों का संयुक्त रूप से रोपण किया गया। आज विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की इस श्रद्धांजलि सभा में और स्वर्गीय तिवारी जी की जीवनी, उनके कार्यों, कृतियों और उनके योगदान को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार प्रेस क्लब समिति द्वारा 2011 से उक्त श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो प्रथम पुण्यतिथि थी स्वर्गीय गिरधा की, उनकी स्मृति में प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब भवन के सामने इस परिसर में एक गिरधा वाटिका का निर्माण किया गया था, जिसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक औषधीय पौधों का एक रोपण किया जा चुका है और सभी पौधे जो हैं एक वयस्क रूप ले चुके हैं और हमको विश्वास है कि गिरधा की स्मृति में जो ये बाग है, जो पल्लवित है, ये हर साल उनकी हमको याद दिलाता रहेगा और हर साल हम अनवरत रूप से, निरंतर रूप से स्वर्गीय गिरधा की जो पुण्यतिथि को मनाते रहेंगे। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के नाम पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या द्वारा प्रदेश भर की सस्ता गल्ला दुकानों के माध्यम से जबरन प्रत्येक कार्ड धारक को प्रतिमाह 2 किलो दाल बाजरू मूल्य से महंगे दामों में देकर निजी हित साधने के उद्देश्य से दिन के उजाले में लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैरान करने वाली बात यह है कि इससे अच्छी गुणवत्ता वाली दाल मलका बाजार में 70 से 72 रुपये किलो मिल रही है तथा वही दाल खाद्य मंत्री 79 रुपये प्रति किलोग्राम कार्ड धारकों को थमाकर एहसान कर रही हैं। सरकारी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत ये दाल दी नहीं जा रही, जबरन लाखों कार्ड धारकों को ये सरकारी सस्ते गले की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही। उनको एक तरह से प्रेशर में ले जा रहा है कि इस महंगी दाल को आप बेचिए। हमारा कहना है कि सरकार ने जो मलका का दाल का जो रेट है 79 रुपये किलो रखा है और अगर वहीं हम खुले बाजार की बात करें 70-72 रुपये किलो अच्छी गुणवत्ता वाली दाल ये मलका बाजार में मिल रही है। तो ऐसे में बताइए जबरदस्ती कार्ड धारकों को थोपना कहाँ तक न्याय है। आज जनता का तेल निकलना है, जनता त्राही करी, जनता परेशान है, बावजूद उनकी समस्या का निराकरण करने के बजाय इतनी महंगी दाल देना ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है। अभी आप बिल भी देख सकते हैं, मैंने आपको बिल भी दिखाए हैं 70-72 रुपये किलो की और ये तमाम ये देखिए आप 70-72 रुपये किलो के। और ये मुख्यमंत्री जो दाल पोषित योजना है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 रुपये भारत सरकार की जो सब्सिडी है। अरे आप सब्सिडी की बात करें, ये लूट है खुले तौर पर। और अभी मैंने मॉल का भी आपने उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।